हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज की 21 जनवरी 2021। देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस से इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आज हम डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता दूं। सुबह 8 बजे के लगभग डेली मंडे टू सैटरडे एडिटोरियल डिस्कशन भी अपलोड किया जाता है। अगर आप वो देखना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं वीडियो को, और उसके बारे में अगर आपको ढूंढना है तो वीडियो सेक्शन में जाकर के चैनल को ओपन करें। वीडियो सेक्शन में जाके आप देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और ये शाम के टाइम पे आपके लिए आता है न्यूज़ सेक्शन। तो सबसे पहला जो आर्टिकल है जो हमारे लिए देखने का है, तो देखो पहले तो हम थोड़ी सी समरी इस वाले आर्टिकल की देखते हैं, जिसमें सेंटर और फार्मर्स के बीच में बातचीत जो चल रही है, बहुत सारी मीटिंग्स हो गई बट कोई आउटकम नहीं निकला। तो अब जाके सेंटर ने थोड़ा सा एक इंडिकेशन दिया है कि आने वाले 1 से 1.5 साल तक इन फार्म लॉज को एक बार होल्ड पे रख लेंगे और एक पैनल कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा जिसमें गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव और फार्मर्स के रिप्रेजेंटेटिव दोनों साथ में आएंगे। और फिर बाद में एक पैनल की जब तक रिपोर्ट नहीं आती और उस कमेटी को रिपोर्ट सबमिट कराने का टाइम दिया जाएगा 1.5 साल का, मतलब 18 महीने। तो तब तक ये फार्म बिल्स को एक बार होल्ड पे रखने की बात हो रही है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं फार्मर्स अब थोड़े से रेडी हैं, आगे बातचीत हो सकती है। तो फिलहाल ये एक छोटा सा एक साइन देख सकते हो कि ब्रेक थ्रू मिल सकता है, कुछ सफलता मिल सकती है आने वाले टाइम में। ये जो पूरा जो स्टैंड ऑफ चल रहा है फार्मर्स के और गवर्नमेंट के बीच में, तो इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट इस आर्टिकल में है नहीं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। अब पहला आर्टिकल है, ये रहा आपके सामने। बैंक्स ने रेड फ्लैग दिखा दिया है कि जो प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम के अंडर में जो लोन दिए गए थे ना स्ट्रीट वेंडर्स को, वो अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस आर्टिकल को देखेंगे और साथ में प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम जो है उस स्कीम के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। एक तो ये आर्टिकल हो गया। दूसरा आर्टिकल आपके सामने ये रहा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ क्लियर की है कि जब तक मनी बिल पे जो पूरा एक प्रोविज़न अभी चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की एक बड़ी जजेस की मतलब बड़ी बेंच है, वो ये देखेगी कि मनी बिल को डिसाइड करना आर्टिकल 110(1) में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, उसको मनी बिल डिक्लेयर करना जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनके हाथ में है। तो वो जो फाइनली अगर बोल देते हैं कि हाँ जी ये पर्टिकुलर बिल मनी बिल है, तो क्या वो मनी बिल फाइनल है, क्या वो बाइंडिंग है, क्या उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है या नहीं। तो उससे रिलेटेड एक वर्डिक्ट ऑलरेडी बाकी है। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट की अभी एक बेंच ने आधार कार्ड के जो ऑर्डर को लेकर के एक रिव्यू पिटीशन लगाई गई थी, उसको एक बार मना कर दिया कि हम इसको एक बार एंटरटेन नहीं करेंगे जब तक कि इस मनी बिल का जो मुद्दा है वो सॉर्ट आउट ना हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा कि 2016 में लगभग 2018 में आधार कार्ड का जब मुद्दा आया था, तो उसमें ये क्वेश्चन था कि आधार कार्ड को उस टाइम पे एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट ने राज्यसभा को बाईपास करने के लिए बोला उसको मनी बिल के तरीके से कंसिडर करवा लिया और उसको पारित करवा लिया लोकसभा से, क्योंकि उस टाइम पे एनडीए फर्स्ट गवर्नमेंट के पास में राज्यसभा में मेजोरिटी नहीं हुआ करती थी। तो राज्यसभा को बाईपास करने के लिए उसको मनी बिल डिक्लेयर करवा के और फिर बाद में उस आधार बिल को पारित करवा दिया, ठीक है। तो इस वजह से इस आधार बिल को फिर सुप्रीम कोर्ट में एक क्वेश्चन में लाया गया कि भाई क्या वाकई में ये आधार बिल जो है या आधार एक्ट जो है ये मनी बिल था। तो सुप्रीम कोर्ट की उस टाइम पे 5 जजेस की बेंच ने ये वर्डिक्ट दिया था कि ये जो मनी बिल का कंसिडरेशन है, जिसमें अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा ने फाइनल कर दिया कि वाकई में वो आधार बिल जो था वो मनी बिल था, तो उसको अपहेल्ड किया गया था। उसमें 5 जजेस की बेंच में 4 जनों ने तो कहा कि आधार बिल जो था वो मनी बिल था और एक जज ने कहा था कि नहीं। तो ऐसे करके मेजॉरिटी के बेसिस पे देखें तो मनी बिल कंसिडर कर लिया गया था। तो उसी ऑर्डर को रिव्यू करने के लिए फिर से पिटीशन लगाई गई है सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख को। बट सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बार मना कर दिया, बोला इसको अभी हम रिव्यू नहीं करेंगे जब तक कि एक बार मनी बिल वाला मुद्दा पूरा सॉर्ट आउट ना हो जाए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा पूरा मुद्दा क्या है, ठीक है। एक बार आर्टिकल को आप रीड जरूर कर लेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और एक आर्टिकल है ये वाला, अभी जो तांडव करके एक वेब सीरीज चल रही है, तो ओटीटी स्पेस के ऊपर गवर्नमेंट की एंट्री होना, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई रेगुलेशन नहीं किया है, कोई ऐसा कोई इस प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए कुछ प्रोविज़न नहीं है। देखो टीवी चैनल्स पे जो शोज आते हैं
उनकी रेगुलेशन के लिए तो ऑलरेडी एसोसिएशंस अवेलेबल हैं, बट ये ओवर द टॉप शोज आता है ना, जैसे मोबाइल फ़ोन में वेब सीरीज़ आती है, यूट्यूब भी एक ओटीटी स्पेस ही एक तरीके से। तो उसमें क्या होता है कि कोई भी अभी तक रेगुलेशन प्रॉपर है नहीं। तो तांडव एक वेब सीरीज चल रही है जिसमें कुछ कंट्रोवर्शियल इशू आ गया था हिंदुइज्म को लेकर के, तो उसको लेकर के क्लेम किया गया, तो गवर्नमेंट ने झटाक से एंट्री कर दी और बोली उन सीन्स को डिलीट करो। तो ऐसे करके आप देखोगे ओटीटी स्पेस में गवर्नमेंट की एंट्री आ गई। तो यहाँ पर क्या मुद्दा आ गया अभी कि एक तो है इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ठीक है, IMAI, उसने ये कहा कि जो ओटीटी स्पेस के जो आप देखते हो ना, नेटफ्लिक्स हो गया, हॉटस्टार हो गया, अमेजॉन प्राइम हो गए, ये 3 इंपॉर्टेंट या फिर लार्जेस्ट आप कह सकते हो ओटीटी स्पेस हैं इंडिया में। तो इनके लिए रेगुलेशन के लिए जो इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उन्होंने, और डिजिटल कोर्टेड कंटेंट कंप्लेन काउंसिल है उन्होंने, ठीक है, दोनों ने मिलकर के ये कहा कि आप अपना सेल्फ रेगुलेशन करो और आप एक इंडिपेंडेंट एसोसिएशन बना लो। बट मुद्दा क्या आ जाता है कि एक थर्ड पार्टी इन्वेस्टिगेशन या स्क्रूटनी होनी चाहिए इन ओटीटी स्पेस की, वो अभी भी प्लेस में नहीं है, उसकी कहीं ना कहीं कमी है। तो इस पर भी गवर्नमेंट को अब जल्दी ही कदम उठाने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस पेज से, फ्रंट पेज से हमारे लिए इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है जो हम पीपीटी में डिस्कस करेंगे, एक तो ये प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड, और दूसरा हम डिस्कस करेंगे ये जो इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसके बारे में, ठीक है। आधार बिल का जो पूरा मुद्दा है उसको मैंने आपको यहीं पे समझाने की कोशिश की है, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। फिर जो मुद्दा आ जाता है वो ये कि राजस्थान में इलीगल सैंड माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है और फ्री फ्लो आराम से, मतलब लोग ले जा रहे हैं, बेच रहे हैं, जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी इस्टेब्लिश की गई, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने गाइड किया था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसको इस्टेब्लिश किया था कि जो रिवर बेड में जो सैंड अवेलेबल होती है, सैंड सिल्ट क्ले, या आप पढ़ते हो ज्योग्राफी में, तो सैंड जो है, बजरी जिसको बोलते हैं, बोलो उसका इलीगल माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, जबकि सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी अभी काम ही कर रही है। सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ने बहुत सारे अपनी रिपोर्ट में क्लियर बोला है कि जो ये अपने आप में नेचुरल रिसोर्स है, इसका कहीं ना कहीं ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को लेकर के। तो प्रॉपर वे में कोई रेगुलेशन नहीं है, ना स्टेट गवर्नमेंट प्रॉपर काम कर रही है। तो यहाँ पर मुद्दा जो हमें समझने वाला है, हमें जो समझना चाहिए कि जो सैंड है, सैंड माइनिंग, उसको रेगुलेट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई प्रोविज़न है कि नहीं, नंबर 1, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट का। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो किस हिसाब से रेगुलेट कर सकती हैं, क्या ये सब्जेक्ट कहीं कौन सी लिस्ट में आता है, वो मुद्दे हमारे जानने के लिए हैं। तो ये आपके लिए टास्क मैं फ्री हैंड छोड़ रहा हूँ, आप ये ढूंढोगे, ठीक है। चलते हैं आगे वाले पेजेस पे। बीच के पेजेस पे कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है नहीं, हम सीधे आ गए पेज नंबर 5 पे। देखोगे कि अभी रिसेंटली तमिलनाडु को अवार्ड दिया गया है कि किस तरीके से तमिलनाडु ने एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट्स को कितना कम कर लिया है। तो यहाँ से हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें आएंगी। एक केस स्टडी के तौर पे आप देख सकते हो कि क्या किया जा सकता है जिससे कि रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जाए, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट की वजह से डेथ्स जो हैं वो इंडिया में रजिस्टर होती है, अराउंड 1.5 लाख हर साल, ठीक है। 1.5 लाख लोग रोड एक्सीडेंट की वजह से एक्सपायर होते हैं। तो तमिलनाडु ने क्या किया, इस आर्टिकल में बहुत अच्छा केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पॉइंट्स हैं वो हम पिक करेंगे। इसके अलावा अगर आगे चलें तो इकोनॉमी पेज पे आ गए, एक्सप्लेन पेज पे भी कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं थी, केवल जो एक ड्रैगन फ्रूट है उसको नाम बदलने का एक मुद्दा है, उसको लेकर के आई है, और एक क्लेमेंसी करके प्रोविज़न है, मतलब माफ़ी जो देना, वो यूएसए के प्रेसिडेंट के हाथ में कितनी क्या पावर है। देखो उससे रिलेटेड एक आर्टिकल हमने पहले भी डिस्कस किया था। आज के आर्टिकल में इतना ही बताया हुआ है कि फेडरल इशू पे यूएस प्रेसिडेंट जो है वो पार्डन ग्रांट कर सकता है, ठीक है। और अगर स्टेट इशू है तो उस मुद्दे को कहीं ना कहीं स्टेट हाई कोर्ट में क्वेश्चन किया जा सकता है, अगर प्रेसिडेंट उसको पार्डन भी ग्रांट कर दे तो भी। तो वो मुद्दा यूएसए का है, उसमें ज़्यादा डिटेल हमारे काम की नहीं थी। हाँ, देखना चाहो तो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो पार्डन ग्रांटिंग पावर्स हैं उनके बारे में आप देख सकते हो, ठीक है। इकोनॉमी पेज पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये वाला, जिसमें इरडाई की एक कमेटी ने प्रपोज किया है कि क्यों ना आप ट्रैफिक वायलेशन के लिए भी इंश्योरेंस अप्लाई कर दो,
जैसे नॉर्मली होता है कि जो पार्टी है जिसकी खुद का एक्सीडेंट हुआ है, ओन डैमेज के लिए इंश्योरेंस होता है। सामने वाली पार्टी जिससे गाड़ी टकराई है या बाइक टकराई है, जो भी व्हीकल आपका टकराया है, तो उस तीसरी पार्टी का भी इंश्योरेंस होता है। तो क्यों ना ट्रैफिक वायलेशन प्रीमियम भी आप कर दो। तो इस प्रोविज़न को देखेंगे, उसी लाइन में कंटिन्यू करेंगे जिस लाइन में हमने अभी देखा ना कि तमिलनाडु में रोड एक्सीडेंट बहुत कम हुए हैं, उसी लाइन में कंटिन्यू ऐड ऑन कर देंगे इस आर्टिकल को। दोनों मिलकर के रोड सेफ्टी से रिलेटेड हमारे लिए अच्छा एक बंच बन जाएगा। फिर इसके आगे इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो है वो आप देख सकते हो, थोड़ा सा इसका जिस्ट मैं आपको दे दूंगा कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड का सेक्शन 32A उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया है। ठीक है, उसमें ये बताया गया है कि अगर कोई मान लो डेटर है, उसने उधार लिया किसी बैंक से और वो टाइम पे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल नहीं चुका पा रहा, तो ये डिफ़ॉल्ट हो गया। और डिफ़ॉल्ट होने के केस में या फिर इंसॉल्वेंट हो गया, तो उस केस में फिर ये जो डेटर्स हैं जिन्होंने उधार दे रखा है इस पर्टिकुलर एंटिटी को, तो इसका क्या होगा, इसकी फिर ऑक्शन होगी या आईबीसी के अंडर में इसका रिजोल्यूशन होगा। जब इसको रिजॉल्व किया जाएगा तो उस टाइम पर अगर कोई इंडिविजुअल ए है, वो यहाँ पर बिडिंग में लाइन में लगता है और प्रॉपर वे में उस बिड को जीत लेता है, उस ऑक्शन को जीत लेता है, तो उस केस में यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि सेक्शन 32A ये प्रोविजन करता है कि अगर ये ए बंदा है, इसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, बट अभी उसने बिडिंग प्रोसेस में अच्छा फेयरली काम किया है, तो उस केस में इस ए के अगेंस्ट में कोई भी इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं की जाएगी, पर्टिकुलरली इस एक पर्टिकुलर एंटिटी को लेकर के, इस डिफॉल्ट एंटिटी के रिजोल्यूशन से लेकर के। ना तो ईडी करेगा, ना कोई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जो फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंडर में काम करता है वो, ना कोई और बॉडी करेगी। कहने का मतलब, अगर प्रीवियसली इस ए ने कुछ गड़बड़ कर रखी है फाइनेंशियली और अभी इस बिड में प्रॉपर काम कर रहा है, तो पास्ट का इंपैक्ट अभी नहीं आएगा। तो एक क्लीन स्टार्ट देने का मौका दिया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आईबीसी के सेक्शन 32 को अपहेल्ड करके। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर पास्ट में कोई प्रॉब्लम है तो उसको उसी के साथ में आप सॉर्ट आउट करो, इस नई प्रोसेस के साथ में इसको इंटरमिंगल मत करो। तो ये एक प्रोविजन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से क्लियर करने की कोशिश की है। एक ही आर्टिकल है जिसको मैं यहीं जूम करके आपको बता देता हूँ कि कंप्लायंस पोर्टल अभी लॉन्च किया गया है DPIIT के द्वारा। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, मतलब इंडस्ट्री के अंडर में आता है। तो आप देखोगे इसमें कंप्लायंस जो है उसको प्रॉपर वे में क्लीन करना। देखो, सिटीजन्स, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट, इनके बीच में ये इंटरफेस करने के लिए एक पोर्टल है जिसमें कंप्लायंस की बर्डन को कम करने का काम किया जाएगा। तो अगर आपसे पूछे कि कंप्लायंस पोर्टल रिसेंटली लॉन्च हुआ तो किसने किया? डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT ने। अब देखते हैं सारी चीज़ों को डिटेल में। सबसे पहले हम बात करेंगे PM स्वनिधि स्कीम के बारे में। ये देखो, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा स्टार्ट की गई थी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि। ठीक है, मेन काम क्या था? जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको अफोर्डेबल लोन प्रोवाइड करना, और वो लोन का अमाउंट कितना? 10,000 रुपये। ठीक है, इसमें मेन काम क्या था? इकोनॉमिक स्टिमुलस जब दिया गया था, जब लॉकडाउन लग गया था, इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना कर रही थी, तो उस टाइम पे वो स्टिमुलस देने के लिए ये प्रोविज़न किया गया था। दूसरा मेन जो इसका पार्ट है वो, जैसे कि नाम में आ रहा आत्मनिर्भर, तो आत्मनिर्भर अभियान का ही कहीं ना कहीं ये पार्ट है। इस स्कीम में जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, हॉकर्स हैं, ठेले वाले हैं, या फिर जो लोग टेक्सटाइल, अपैरल, आर्टिसन प्रोडक्ट या बार्बर शॉप में, या मतलब छोटे अपने खुद के जॉब में या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में कहीं पे हैं, तो उनको एक रिवाइवल देने के लिए ये कोलेटरल फ्री लोन देने का एक अरेंजमेंट है, जिसमें 10,000 रुपये एक इंडिविजुअल को दिए जाते हैं और उसको कहा जाता है कि आपको 1 साल तक रिटर्न करना है। अगर वो इस पैसे को टाइम पे रिटर्न कर देता है या टाइम से पहले रिटर्न कर देता है तो उस पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, और अगर वो टाइम पे रिटर्न करता है तो आप देखोगे उसको एक सब्सिडी के तौर पे कुछ बेनिफिट और मिलेगा, और जैसे ही पेमेंट पूरा हो गया, पूरे लोन को रीपे कर देगा, तो उसके 6 महीने के अंदर अंदर गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के अंडर में उनके अकाउंट में कुछ बेनिफिट भी ट्रांसफ़र किया जाएगा। तो ये एक इंसेंटिव देने का तरीका है। साथ में
और वो जो इंसेंटिव है वो किस हिसाब से कैलकुलेट होगा कि जितना इन्होंने लोन लिया टाइम पे चुकाया उसके हिसाब से लगभग 7% का उनको सब्सिडी मिलेगी इंटरेस्ट पेमेंट पे, ठीक है, और वो फिर अमाउंट उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। इस स्कीम में अर्बन लोकल बॉडीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि यूएलबीज ही हैं वही कहीं ना कहीं पता करेंगी और बैंक्स की हेल्प करेंगी कि किस हिसाब से इस स्कीम को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए और कैसे टारगेट किया जाए, क्योंकि बेनिफिशियरीज़ को आइडेंटिफाई करना भी तो अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है ना। बस वही बात है। लोन फैसिलिटी ये मैंने बता दिया, वर्किंग कैपिटल का लोन जिससे वो अपने बिजनेस को फिर से रिवाइव कर सकें, 10,000 रुपये मंथली इंस्टॉलमेंट के प्रोविज़न की बेसिस पे विदाउट एनी कोलेट्रल। इसमें माइक्रो फाइनेंस, NBFCs, सेल्फ हेल्प ग्रुप, इनको अलाउ किया गया है कि अर्बन जो पुअर्स हैं उनके बारे में उनको आइडेंटिफाई करे और उनको लोन की फैसिलिटी मिले। अर्ली रीपेमेंट पर कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। अर्ली रीपेमेंट का मतलब टाइम से पहले ही जो फिक्स किया हो उसके पहले पहले अगर वो पे कर दें, और 24 मार्च 2020 तक, ठीक है, अवेल कर सकते हैं स्कीम के बेनिफिट, और फिर बाद में एक्सटेंड भी किया गया था। फर्स्ट टाइम अगर देखो तो स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये कहीं ना कहीं स्कोप दिया गया था, और दूसरा स्ट्रीट वेंडर्स वो जो अर्बन रूरल फ्रिंज एरिया में है, ठीक है, इसको पेरी भी बोला जाता है, अर्बन पेरी, मतलब अर्बन के बाहर की तरफ, अर्बन रीजन से बाहर। और स्कीम कब तक वैलिड रहेगी? मार्च 2022 तक, ठीक है। तो इस तरीके से ये देखा। अब हम देखते हैं आर्टिकल में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि कितना लोन अभी तक दिया जा चुका है और क्या डर लगा हुआ है बैंकों के दिमाग में। तो ये चीज़ तो हमने डिस्कस करी ली, 10,000 रुपये दिए जा रहे हैं और इंटरेस्ट रेट कितनी है? 7.25%, और अर्ली रीपेमेंट पर उनको इंटरेस्ट सब्सिडी 7% की मिलेगी जो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी 6 महीने के बाद में। तो बैंकों का डर क्या है कि ये लोन तो दे दिया पर लोन पैसे वापस नहीं आ रहे, NPA में लगातार कन्वर्ट हो रहे हैं। टोटल एस्टिमेशन के हिसाब से देखें तो लगभग 17.93 लाख लोन एप्लीकेशंस को सैंक्शन किया जा चुका है, और इसमें लोन कितना दे दिया गया? लगभग 1783.17 करोड़ दिसंबर तक आते आते। अब इसमें बहुत सारा हद तक जो अमाउंट है वो कहीं ना कहीं डर है कि कन्वर्ट हो सकता है NPA में। और जो आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा लेंडिंग किसने की है? सबसे ज़्यादा SBI ने, फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा ने, फिर बैंक ऑफ इंडिया ने, ठीक है। आप देखोगे हैंडलूम जो प्रोडक्ट्स पे काम करने वाले लोग हैं उनको भी इसमें फैसिलिटेट किया गया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। अब थोड़ा सा आइडिया ले लेते हैं इंटरनेट मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये देखो, एक आप देख सकते हो एक वाइब्रेंट एसोसिएशन के तौर पे 2004 में इस्टेब्लिश किया गया था, क्योंकि इस टाइम पे इंटरनेट का एक ओपन अप हुआ ही था, डिजिटल बिजनेसेस के लिए एक मौका शुरू हुआ ही था। तो एक तरीके से उस टाइम पे ये इंस्टीट्यूशन एग्जिस्टेंस में आया था, जिसमें ऑनलाइन पब्लिशर्स जो थे वो आए थे साथ में। और पिछले 10 सालों में आप देख सकते हो कि लगातार इंटरनेट पे कितना कुछ होने लग गया है, इवन पढ़ाई तक होने लग गई है इंटरनेट पे, जो कि आप कर रहे हो अभी। तो बहुत सारे इन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कितने सारे चैलेंजेस आए हैं, जिनमें हमने OTT वाला मुद्दा भी अभी देखा कि इनके रेगुलेशन के लिए अभी भी कुछ अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से ऑनलाइन जो भी पब्लिशिंग होती है या कोई सर्विसेज प्रोवाइड हो रही है, मोबाइल एडवर्टीजमेंट होते हैं, ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट होते हैं, ई-कॉमर्स जैसे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, इनकी बात करते हो, मिंत्रा, इनकी मोबाइल और डिजिटल पेमेंट है, इन सभी को जो भी चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं उनको मेजर करना और उनको आइडेंटिफाई करके उनको सॉर्ट आउट करना, उसके लिए ये इंस्टीट्यूशन कहीं ना कहीं काम करता रहता है, ठीक है। ये एक प्रोफेशनल बॉडी है जहाँ पर इंडस्ट्री के लोग बैठते हैं, और आप देखोगे ये सोसाइटीज़ एक्ट के अंडर में रजिस्टर्ड है, और महाराष्ट्र में इसको एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूट के तौर पे भी रजिस्टर या रिकॉग्नाइज कर रखा है। तो IMAI के बारे में हमने मोटी चीज़ें यहाँ पर देखी। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है कि लाइसेंस वॉच स्कूल लेसन, ये दे करके तमिलनाडु ने देखो कितना शानदार काम किया है। लगभग 1.25 लाख ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया है 2016 से लेके अब तक। किस बेसिस पे? कि कोई तो फ़ोन पे बात करता हुआ मिला है, कोई रेड लाइट जंप कर गया, कहने का मतलब ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं किया, इसलिए लाइसेंस कैंसिल हुए हैं। कितना शानदार काम किया है। दूसरा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है रियल टाइम में ये पता करना कि किस जगह पर एक्सीडेंट हुआ है और वहाँ पर एम्बुलेंस का पहुँचना जल्दी से। इससे क्या हुआ?
जो गोल्डन आवर होता है ना एक्सीडेंट के बाद का 1 से 1.5 घंटा, जिसमें एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ को बचा सकता है अगर उसको टाइम पे हॉस्पिटल में पहुंचा दिया जाए, तो उस टाइम पे एम्बुलेंस का पहुंचना कितना अच्छा काम है। 200 वाइन और बियर शॉप्स को हाईवे के आसपास में बंद कर देना। रोड सेफ्टी रिलेटेड जितने भी वर्क हैं उनको आप कह सकते हो ऑफिशियल्स के थ्रू ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करना। रोड सेफ्टी स्कूल में कैरिकुलम में प्लान में डाल देना, बच्चों को पढ़ाना। गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में आप देखोगे तो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ एक तरीके से इंटीग्रेट कर दी। वैसे तो राजस्थान स्टेट का मैं बता दूँ आपको, तो स्कूल में रोड सेफ्टी से रिलेटेड पूरा चैप्टर ऑलरेडी एडेड है, तो ये चीज़। इसके अलावा अवेयरनेस लेसन देना कि 2 व्हीलर राइडर्स हैं उनको हेलमेट चला करके, फिर हेलमेट पहन करके चलाना, नहीं तो फिर उनके लिए पुलिस स्टेशन में कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी। तो पुलिस स्टेशन के थ्रू ये काम किए गए। तो कहने का मतलब ये सजेशन आप दे सकते हो कि तमिलनाडु के इस मॉडल को कहीं ना कहीं फॉलो करना चाहिए। और ये ही हमारे जो रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने ये कहा है कि अगर हमें एक्सीडेंट केसेस को कम करना है तो तमिलनाडु मॉडल को फॉलो करना चाहिए। अगर हम देखिए अराउंड द वर्ल्ड जितने रोड एक्सीडेंट होते हैं उसमें से 11% तो इंडिया में ही होते हैं, जिसमें लगभग 1.5 लाख लोगों की हर साल जान जाती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी स्टैब्लिश की थी रोड ऑन सेफ्टी। उन्होंने ये कहा था कि कैसे भी करके 2020 आते आते रोड एक्सीडेंट को हमें 50% से कम करना है। तो तमिलनाडु का डेटा जो है वो बहुत ही एनकरेजिंग है कि रोड एक्सीडेंट के नंबर्स हैं वो 38% तक कम हो गए 2016 से लेकर 2020 तक। और आप देखोगे डेथ रेट है वो 54% तक कम हो गई है। तो ये वाकई में एक कमांडिंग काम किया है, इसको हमें फॉलो करने की ज़रूरत है, यहाँ से बहुत कुछ लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मोटी जो चीज़ थी वो ये थी कि क्या किया गया जिसके बेसिस पे आगे दूसरे स्टेट्स भी कॉपी कर सकते हैं। और रोड सेफ्टी की बात आए तो हम भी कुछ सजेशन इनके नाम पे दे सकते हैं। चलते हैं आगे। उसी रोड सेफ्टी को आप कंटिन्यू करो और एडाई कमेटी की बात करते हैं ना, जिसमें आप देखोगे जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक कमेटी स्टैब्लिश की थी और उन्होंने ये बोला कि जो लोग ट्रैफिक रूल्स को वायलेट करते हैं तो बोला उनके ऊपर कैसे लगाम लगाई जाए। तो इसका एक तरीका एक और सजेस्ट किया है इनोवेटिव, कि बोले जो इंश्योरेंस होता है ना जनरल इंश्योरेंस व्हीकल्स का, बोला उसमें ट्रैफिक वायलेशन का इंश्योरेंस भी ऐड कर दो। ये एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे बोले नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली में हम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट पुलिस जो है वो इसी प्रोविज़न को अपने यहाँ पर भी लोकली अप्लाई कर सकती है। तो ये जो चीज़ है ना ये बड़ी इनोवेटिव है। तो ये चीज़ ही यहाँ अभी रिकमेंडेटरी तौर पे ही बताई गई है, बाकी मुद्दा जो है मैंने आपको बताया वही चीज़ है। और अगर आपको पढ़ना हो तो आपके सामने मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, आप इसको ज़रूर एक बार देख लेना। तो इस तरीके से आज का हमारा डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।